क्या हाल चाल है दोस्तों। सर बढ़िया है, आप बताएं। मैं भी सर ग्रेट हूँ। तो आज हमारा है AS2, हमने स्टार्ट किया था AS2 लेक्चर नंबर 2। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को देखने से पहले फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें, ठीक है? नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। सही है सर, सही है। चलो आज हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आज वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। सही है सर, सही है। अतुल लिमिटेड परचेजेज रॉ मटेरियल्स फॉर 1,30,000। सही है। लेस ए रिबेट ऑफ 2%। रिबेट मतलब ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। इट पेड 25,000 एज इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्लूडिंग 10,000 टुवर्ड्स ए स्पेशल ड्यूटी। ठीक है। According to local tax laws, it will get a credit of the amount paid towards special duty. कितना स्पेशल ड्यूटी के लिए पे किया? 10,000। तो वो 10,000 का रिफंड मिलेगा। इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ 25,000 15,000 हमारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल में जाएंगे। सही है। While determining it is custom liability, it spent 5,000 on ocean freight। ठीक है, इंक्लूड होगा। Clearing agent charges of 3,000 include cost of material। 5,000 on warehouse rent, ये हमारे cost of material में नहीं आता है। and 1,500 on watchman salary, इसको हमारे cost of material से कुछ लेना देना नहीं है। Calculate cost of raw material, हमें क्या बताना है? cost of raw material। सही है। तो हमारा परचेज प्राइस है 1,30,000। ये देखिए आ जाए सोल्यूशन पे, आराम से आ जाए सोल्यूशन पे। सर आराम से आना है क्या? आराम से सॉल्यूशन पे आ जाएं। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज प्राइस कितना है हमारा? 1,30,000। ये है 1 लाख, ये है 1,30,000 परचेज प्राइस। सही है सर। ट्रेड डिस्काउंट है 2%, ये है रिबेट ऑफ 2%। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो लेस हो जाएगा, जो पहले ही लेक्चर में हमने बताया है। ठीक है। परचेज प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? इसका 2%। ठीक है, इंटू 2% वो लेस हो जाएगा। परचेज प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 127,400। ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी जो नॉन रिफंडेबल है हमारा, नॉन रिफंडेबल कितना है हमारा? ओनली 15,000। 10,000 स्पेशल ड्यूटी में वापस मिल रहे हैं। 15,000। ओशन फ्राइट 5,000। क्लियरिंग एजेंट चार्जेस 3,000। तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल बन गया 150,400। सही है सर, सही है। नोट देखे क्या है? वेयर हाउस रेंट एंड वॉचमैन सैलरी आर नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, हैंस एक्सक्लूडेड। सही है सर, सही है। आ जाए। फिर हमारी एक एग्जाम्पल है, इसको भी देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल, फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे कितने हैं? 4 लाख। नॉर्मल आउटपुट 10,000। एक्चुअल कितने बन के आ गए? 8,000। देखो इधर ही हमारा पता चल रहा है, नॉर्मल हमारा 10 है, एक्चुअल है 8। तो जो हमारा अनरिकवर्ड रह गए कितने रह गए? 2,000। और ये 2,000 कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे। और हमारे रिकवर्ड क्या है? 8,000 इंटू रिकवरी रेट। रिकवरी रेट किसके बराबर होती है? फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल और नॉर्मल आउटपुट विच एवर इज हायर। देखिए रिकवरी रेट 4,000 हमारा फिक्स्ड ओवरहेड्स है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर इज इक्वल टू 40 रुपीज रिकवरी रेट। अब रिकवर्ड कितने हो गए हमारे? ये 8,000 जो एक्चुअल हमारे बना है। 2,000 क्या है? अनरिकवर्ड। तो 40 इंटू 2,000 करेंगे, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 8,000 इंटू 40 करेंगे, वो जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। सही है। रिकवर्ड ओवरहेड्स कितने हैं? 8,000 इंटू 40 3,20,000, ये जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल में, फिनिश्ड गुड में। अनरिकवर्ड कितने हैं? 2,000 इंटू 40 इज इक्वल टू 80,000, वो जाए करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ।
सही है सर, सही है, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। विजय लिमिटेड नॉर्मल प्रोडक्शन वॉल्यूम कितनी है? इसकी नॉर्मल प्रोडक्शन कितनी है? 30,000। अब देखेंगे एक्चुअल क्या आई है। एंड द फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 5 लाख। ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्शन, फिक्स्ड ओवरहेड्स 5 लाख। गिव द ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स अंडर AS2 इफ एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड वाज कितनी? एक्चुअल कितनी? 22, 30, 40। देखिए नॉर्मल हमारी क्या है? 30। एक्चुअल कितनी है पहले केस में? 22। तो इसमें कितना हमारा लॉस हो रहा है? 8,000। 8,000 कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे, इनटू इसको करेंगे रिकवरी रेट से। ठीक है, और 22 कहाँ जाएंगे? कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड में, मटेरियल में, इनटू रिकवरी रेट। ठीक है, यहाँ नॉर्मल 30, बी केस में नॉर्मल 30 तो सारे के सारे रिकवर्ड। यहाँ नॉर्मल 30, यहाँ 40 ज़्यादा ही निकल के आ गए तो सारे के सारे रिकवर्ड। चलिए सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। कितने हैं फिक्स्ड ओवरहेड? केस 1, केस 2, केस 3। फिक्स्ड ओवरहेड सेम है, 5 लाख, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब नॉर्मल प्रोडक्शन क्या है? यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। ठीक है, अब एक्चुअल क्या है? यहाँ 22, यहाँ 30, यहाँ 40। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए रिकवरी रेट किसके बराबर है? फिक्स्ड ओवरहेड्स यानी 5 lakhs डिवाइडेड बाय नॉर्मल और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। तो 5 lakhs डिवाइडेड बाय नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर। 5 lakhs डिवाइडेड बाय 30,000 हायर। रिकवरी रेट आ गई ये 5 lakhs डिवाइडेड बाय नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर 30,000। 5 lakhs डिवाइडेड बाय नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर 40,000। तो हमारी बन के आ गई रिकवरी रेट। सही है सर, सही है। फिक्स्ड ओवरहेड्स टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड। कितने जाएंगे कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड में? यहां जाएंगे 22,000 इंटू रिकवरी रेट, तो ये जाएंगे कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड में। अनरिकवर्ड कितने रह गए इसमें? 8,000 इंटू रिकवरी रेट, ये जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे। सही है। सेकंड केस में 30,000 इंटू 16.667। सही है। 5 lakhs डिवाइडेड बाय नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर, तो 30,000 ही है। ठीक है, यहाँ अनरिकवर्ड कुछ नहीं रहेगा। सही है। यहाँ 5 lakhs डिवाइड बाय 40,000, यहाँ भी अनरिकवर्ड कुछ नहीं रहेगा, तो सारा का सारा कॉस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड में। सही है सर, सही है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम क्वेश्चन है। नवंबर 2004 मार्क्स। देखिए, पर केजी ऑफ फिनिश्ड गुड कंसिस्टेड ऑफ, पर केजी मटेरियल कॉस्ट कितना है? 100 पर केजी। डायरेक्ट लेबर मीन्स डायरेक्ट वेजेस 20 पर केजी। डायरेक्ट वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल 10। फिक्स्ड प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 1 लाख, ये है नॉर्मल प्रोडक्शन, इज 10 lakhs फिक्स्ड। 2000 kg of finished goods are held on stock at the year and calculate value of inventories। सही है सर, सही है। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट पर यूनिट। सही है। चलिए सर, 2000 हमें निकालना है वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज। क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कितना है? देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2000 क्लोजिंग स्टॉक, ये है 2000 क्लोजिंग स्टॉक। इसमें कितना डायरेक्ट मटेरियल लगता है? 100, तो 2000 इंटू 100, 2 lakhs आ गया डायरेक्ट मटेरियल।
डायरेक्ट वेजेस ये है 20 पर केजी, तो 2000 इंटू 20 40,000। वेरिएबल ओवरहेड 10 पर केजी इंटू 2000 20,000। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, डिवाइडेड बाई नॉर्मल और एक्चुअल विचएवर इज हायर। यहाँ तो 1 लाख है, ये है 1 लाख, 10 lakhs डिवाइड बाई 1 लाख, ठीक है, इंटू 2000 वो आ गया 20,000। टोटल कॉस्ट हमारा कितना बना क्लोजिंग इन्वेंट्री का 2,80,000। सही है सर, सही है, समझ आ रहा है सर, आ रहा है। चले, अगर कहीं पे समझ नहीं आएगा आप मुझे पाज कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, लेकिन स्किप नहीं कर सकते। सही है सर, सही है। आए क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? द कंपनी इनकर्ड 20 lakhs एज फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। It normally produces 1 lakh units in a year, normal production. In year 9-10, however, its production has been only 40,000. Normal है 1 lakh, actual है 40,000, actual. At the year end, 31st March 2010, the closing stock was 10,000 units, closing stock. The cost of unit is given below. Material per unit कितना है 500, labor 250, fixed production overheads 20 lakhs, fixed administration, इसको cost of material में क्या करना है, calculate the value of closing stock। कितना हमारा closing stock है 10,000 units। तो कौन सा मसला है, देखिए statement showing value of closing stock, raw material कितना है 10,000 हमारा closing stock है, ये है, इसका हमें वैल्यूएशन करनी है। इस पे मटेरियल कितने का लगता है 500, तो 10,000 यूनिट्स इंटू 500 हो गए 50 lakhs। लेबर कितना है 10,000 यूनिट्स इंटू 250, ये है 250 डायरेक्टली दिया है 25। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं 20 lakhs डिवाइड बाई नॉर्मल एक्चुअल इज हायर इंटू 10,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है। सही है, ये आ गया हमारा, ये तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया 77 lakhs। सही है सर, सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 होमवर्क क्वेश्चंस। इनको करना ना बोलिएगा। सही है सर, सही है। चलो अब है हमारा कंसेप्ट नंबर 9। वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। इसका वैल्यूएशन रूल भी सेम है, क्या है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। सर सेम 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 सेम, पर इसमें क्या चीज है, इसमें जो NRV है ये कैलकुलेट कैसे होता है ये सीखना है। ठीक है सर, कैसे होता है, ये होता है ऐसे कैलकुलेट। देखिए इधर आए, सेलिंग प्राइस किसका, फिनिश्ड गुड का सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड वो ले लेंगे, लेस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, मतलब एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल द प्रोडक्ट, लेस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्शन। अगर हम ये WIP है, ये भी वर्क इन प्रोग्रेस है, अगर हम ये कंप्लीट करते तो इस पे अभी कितना खर्चा और आता और कितना कॉस्ट आता। सही है सर, सही है। आ जाएं नोट्स पे, आ जाएं। वैल्यूएशन कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। फॉर WIP पर्पज NRV विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड, less expected cost of disposal, less expected cost to complete the production। और हमारा निकल के क्या आ गया NRV। इसको कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, जो लोअर होगा उसे करेंगे वैल्यू। सही है सर। आ जाए कंसेप्ट नंबर 10 पे। वो क्या है, कंसेप्ट 10, वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्लूडिंग सप्लाईज।
सप्लाईज क्या होते हैं? नट बोल्ट्स, लुब्रिकेंट ऑयल्स, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। देखिए ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं एंड सप्लाईज होते हैं, कॉमन सेंस से मुझे आप लोग बताएं, जब ये हमारी फैक्ट्री में होते हैं, क्या हमारी फैक्ट्री में यूज होने के लिए होते हैं या सेल आउट करने के लिए होते हैं? रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज, जल्दी बताएं, क्या हमारी फैक्ट्री में ये जो होते हैं ये हमें कंजप्शन, यूज पर्पस के लिए रखे होते हैं इनका स्टॉक, या इनको हमें सेल आउट करना है? सर यूज करने के लिए। तो रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज होते हैं, इनकी हमेशा फैक्ट्री में जो होते हैं ये यूज करने के लिए होते हैं, कंज्यूम करने के लिए होते हैं। यही रॉ मटेरियल्स फिर WIP में जाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में, फिर वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड में। ठीक है सर, ठीक है। अगर ये हमारे फैक्ट्री में ऑलवेज यूज करने के लिए होते हैं, ठीक है, तो सिंस हमारा इंटेंशन इनको सेल आउट करना नहीं होता है, तो हम इनका NRV क्यों देखेंगे? इंटेंशन ही नहीं है हमें इनको सेल आउट करना, तो इनका NRV नहीं देखते हैं जनरली। तो रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज are always valued at cost only। सही है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एक है सर, वो क्या है? देखें, इफ जो हमारा फिनिश्ड गुड है, इफ फिनिश्ड गुड इज वैल्यूड एट NRV, अगर हमने फिनिश्ड गुड को NRV पे वैल्यू करके रखा है, इसका मतलब क्या होता है? अगर हमने फिनिश्ड गुड को NRV पे वैल्यू करके रखा है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ये जो फिनिश्ड गुड है लॉस में है, लॉस में है। क्यों? वैल्यूएशन रूल क्या है? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। सपोज कॉस्ट 12 है, NRV 9 है, तो हमने किस पे इसको वैल्यू करके रखा है? हमने इसको, कॉस्ट ये है, NRV 9 है, हमने वैल्यू करके रखा है 9 पे। इट मीन्स कि ये जो फिनिश्ड गुड है ये लॉस पे है। सही है, जब हमारा फिनिश्ड गुड लॉस पे है तो इसका मतलब है हमारा रॉ मटेरियल भी लॉस में है। वो कैसे? देखिए, रॉ मटेरियल ही जाता है WIP में, WIP से कहां जाता है? फिनिश्ड गुड में, और फिनिश्ड गुड से फिर से रॉ मटेरियल, फिर से WIP। अब अगर ये फिनिश्ड गुड हमारा लॉस में है, लॉस में है, दैट इज NRV पे वैल्यू करके हैं, इसका मतलब है जो हमारा रॉ मटेरियल है वो भी लॉस में है। तो अगर क्वेश्चन ये बताएगा कि फिनिश्ड गुड और वैल्यूड एट NRV, तो उस टाइम पे हमें रॉ मटेरियल को कैसे वैल्यू करेंगे? इस पे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और NRV ऑफ रॉ मटेरियल विच एवर इज लोअर। कब देखना है? इफ फिनिश्ड गुड इज वैल्यूड एट कॉस्ट। चले आ जाएं रॉ मटेरियल वैल्यूएशन। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग सप्लाईज। ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS2, रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज आर ऑलवेज हेल्ड फॉर कंजप्शन, not for sale. Therefore, raw material should be valued at cost only. Exception: if finished goods are valued at NRV, suppose cost है 12, हमने इसको NRV है 9, इस पे वैल्यू करके रखा है,
इसका मतलब है देन वी विल अप्लाई वैल्यूएशन रूल फॉर रॉ मटेरियल्स एज अंडर, इसका मतलब है फिनिश्ड गुड लॉस में है, फिर क्या करेंगे रॉ मटेरियल कॉस्ट और रॉ मटेरियल एनआरवी विच एवर इज लोअर। सही है सर, सही है, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। देखिए नोट देखे क्या है, supplies oblique consumables stores nut bolts oils loose tools etc are covered under AS2 if these are held for regular use in all production departments। ठीक है, देखें एक्सेप्शन ऑन लूज टूल्स, ये जो नट बोल्ट्स लुब्रिकेंट ऑयल्स होते हैं, देखें अगर एक फैक्ट्री में सपोज 4 डिपार्टमेंट्स में है, अगर ये लूज टूल्स यूज होते हैं इन ऑल डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट 1 में भी यूज होते हैं, डिपार्टमेंट 2 में भी यूज होते हैं, डिपार्टमेंट 3 में भी यूज होते हैं, डिपार्टमेंट 4 में भी यूज होते हैं। इफ यूज्ड फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स AS2 में आएंगे। अगर सारे डिपार्टमेंट्स में ये यूज होते हैं तो AS2 में आएंगे। अगर ये एक भी डिपार्टमेंट में यूज नहीं होते हैं, इसमें यूज होते हैं, इसमें डिपार्टमेंट 2 में, डिपार्टमेंट 4 में यूज होते हैं और डिपार्टमेंट 3 में यूज नहीं होते हैं, अगर ये एक भी डिपार्टमेंट में यूज नहीं होते हैं तो ये इफ नॉट यूज्ड फॉर वन डिपार्टमेंट देन AS10 में आ जाएंगे। सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में यूज होंगे तो AS2, अगर एक भी डिपार्टमेंट में यूज नहीं होंगे तब ये AS10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आएंगे। सही है सर, सही है। चलो दोस्तों, अब है हमारा कंसेप्ट नंबर 11, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, देखिए एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। एबनॉर्मल लॉस, देखिए सपोज ये हमने कुछ इनपुट दे दिया, ये कोई मशीन है, यहां से क्या निकलेगा हमारा आउटपुट। ठीक है सर, ठीक है। ये देखिए सपोज हमने इनपुट दे दिया 1000 यूनिट्स का, ठीक है। इस 1000 यूनिट्स पे हमें पता है हमारा नॉर्मल लॉस 10% होगा, हमारा नॉर्मल लॉस 10% होगा, और जो आउटपुट निकल के आएगा हमारे 110 यूनिट्स निकल के आएंगे। मतलब क्या है नॉर्मल लॉस का कि 1000 हम यूनिट्स हमने कुछ इनपुट दे दिया मशीन को, आउटपुट क्या निकलेगा हमारा 110 यूनिट्स। ये जो नॉर्मल लॉस होता है ये नॉर्मली होता ही होता है। जब हम इनपुट देते हैं कुछ कचरा निकलता है, कोई यूनिट होता है, लॉस होता है, ठीक है, तो हम ये नॉर्मल लॉस जो होता है ये कैलकुलेटेड होता है। हमें पता होती है कि जब हम 1000 यूनिट्स दे देंगे या कोई भी यूनिट्स दे देंगे तो 10% हमारा नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। तो हमारा कितना आउटपुट निकलेगा 110 यूनिट्स, ठीक है। नॉर्मल लॉस कितना होगा 10%। तो 1000 यूनिट्स का 10% कितना होता है 100 यूनिट्स। तो ये जो 100 यूनिट्स है ये क्या है हमारा नॉर्मल लॉस, ठीक है सर, ठीक है। सपोज ये 10,000 यूनिट्स है, ये एट द रेट 50 है, एट द रेट 50 है, तो टोटल इसका वैल्यू कितना बना 50,000। सही है सर, सही है। अब हमारे कितने निकल के आ गए 110। 110 हमारा क्या होता है, ये होती है हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट। ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है, ठीक है सर, ठीक है। अब 110 यूनिट्स निकल के आ गए, कॉस्ट हमारा कितना लगा, कॉस्ट हमारा लगा 50,000।
10% लॉस, ठीक है। तो 110 यूनिट्स को हम किस प्राइस पे आप भेजेंगे, कॉस्ट क्या होगा इनका अब, ताकि हमारे 50,000 रिकवर हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, 50,000 डिवाइडेड बाय 110 कितना आता है वो, तो हमारा पर यूनिट जो कॉस्ट रहेगा वो रहेगा 454.5, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो नॉर्मल लॉस हमारा 10% है, हमने ये 110 यूनिट से रिकवर किया, ठीक है। अब जब हमारा प्रोडक्ट होगा 454.5 इंटू 110 यूनिट्स, ये 110 यूनिट्स को मल्टीप्लाई से करेंगे तो हमारा निकलेगा कॉस्ट 50,000। तो ये जो नॉर्मल लॉस होता है ये हम रिकवर करते हैं किससे, प्रोडक्शन से, जितने प्रोडक्शन हमारी हुई उससे हम ये रिकवर करते हैं, ठीक है सर, ठीक है। तो हम यूनिट का कॉस्ट बढ़ाते हैं ताकि हमारे जो नॉर्मल लॉस है ये भी हमारा रिकवर हो जाए, ठीक है। तो कहने का मुद्दा क्या है, नॉर्मल लॉस हम यूनिट से ही रिकवर करते हैं उनका कॉस्ट बढ़ा के, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ये इनपुट है 1000 यूनिट्स, ये मशीन है, ये हमारा आउटपुट है, सही है सर, सही है। इनपुट हमने दे दिया 1000 यूनिट्स, इसमें 10% क्या है, नॉर्मल लॉस। हमारी एक्सपेक्टेड इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा कितना है, 110 यूनिट्स, 110 यूनिट्स। लेकिन एक्चुअल में 100 यूनिट्स ही आउटपुट निकला, एक्चुअल में 100 यूनिट्स ही, ये हमारा एक्सपेक्टेड था 110 यूनिट्स निकलेंगे। तो इससे हमने ये नॉर्मल लॉस पहले ही कट किया था, कैलकुलेट किया था, कट किया था, और वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमारा जो आउटपुट होगा 110 यूनिट्स होंगे, लेकिन एक्चुअली में जो आ गए वो 100 यूनिट्स ही आ गए। अब ये 10 यूनिट्स क्या है, अब ये 10 यूनिट्स जो हमारे मिस है, 110 हमारी एक्सपेक्टेशन थी, माइनस एक्चुअल आ गए हमारे 100 ही, तो ये जो 10 यूनिट्स है ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है, ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है। तो जो ये 10 यूनिट्स का कॉस्ट होगा हम ये नॉर्मल प्रोडक्शन पे एलोकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है जो रोज रोज नहीं होता है, तो हम ये नॉर्मल प्रोडक्शन पे एलोकेट नहीं कर सकता है। तो फिर हम इस एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली राइट ऑफ करेंगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सही है सर, सही है। तो एबनॉर्मल लॉस इज ऑलवेज रिटन ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम नॉर्मल प्रोडक्शन पे एलोकेट नहीं कर सकते हैं। अब कैसे निकलेगा आप एबनॉर्मल लॉस, 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो वो कॉस्ट पर यूनिट हमारा कैसे निकलता है, देखो यह है टोटल कॉस्ट जो हमारा लगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट, टोटल इनपुट, ठीक है सर, ठीक है। तो हमारा निकल के आएगा कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन ये टोटल इनपुट सपोज हमारा 1000 यूनिट से, अभी इसको करेंगे माइनस नॉर्मल लॉस कितना 10%, तो हमारा क्या होगा, टोटल इनपुट अब
900 डाल ली, तो इसको करेंगे टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाई 900, टोटल जो हमारे बचे यूनिट्स, ठीक है, तो हमें कॉस्ट निकल के आएगा। अब जो ये नॉर्मल लॉस है, देखो अब जो ये नॉर्मल लॉस है हमारा 100 यूनिट्स, ठीक है सर, ठीक है। अब अगर इसको कुछ हमें फिर भी स्क्रैप में मिला, स्क्रैप में कुछ मिला 200, 300, 400, अगर इसमें हमें कुछ मिला, तो उस स्क्रैप को हम क्या करेंगे, उस माइनस करेंगे हम टोटल कॉस्ट से, माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो किससे मिला, नॉर्मल लॉस से। तो अब हमारा कॉस्ट किसके बराबर है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाई टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। ये है डिवाइडेड बाई 900, जो अब स्क्रैप वैल्यू मिला वो हम टोटल कॉस्ट से ही माइनस करेंगे, हमें क्या निकल के आएगा, कॉस्ट पर यूनिट। अब ये कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स, कितने हुए थे एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स, 10। तो वो कहां हम करेंगे, राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, P&L अकाउंट में करेंगे राइट ऑफ, ठीक है सर, ठीक है। ये होता है हमारा एबनॉर्मल लॉस। अब ऐसे भी होता है कभी कभार एबनॉर्मल लॉस जब भी हो, जैसे भी हो, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ होता है, जैसे लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय अर्थक्वेक, तो जैसे भी हो वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करना पड़ता है, ठीक है सर, ठीक है। आ जाए नोट्स पे। एबनॉर्मल लॉस इफ एनी शुड बी रिटन ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वी कैन नॉट एलोकेट कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स टू नॉर्मल प्रोडक्शन, ठीक है। स्टेप्स टू कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस एंड कॉस्ट। कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल लॉस, जो अभी मैंने बताया, कॉस्ट पर यूनिट किसके बराबर होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल लॉस। टोटल कॉस्ट किसके बराबर होता है, रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड्स। तो हमारा क्या निकलेगा, कॉस्ट पर यूनिट। इस कॉस्ट पर यूनिट को क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस यूनिट से मल्टीप्लाई। एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू एबनॉर्मल लॉस यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट, राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सही है। आ जाए एग्जाम्पल एक करते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल, टोटल कॉस्ट कितना है, 10 लाख, टोटल इनपुट क्या है 10,000, नॉर्मल लॉस 5%, स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल लॉस 300, एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है 105, हमारे एक्सपेक्टेशन 105 यूनिट्स है, लेकिन निकल के कितने आ गए 100, तो 105 माइनस 100, 5 क्या है एबनॉर्मल लॉस। कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस टू बी रिटन ऑफ इन प्रॉफिट, इग्नोर फ्रैक्शन। सॉल्यूशन क्या है, कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय टोटल इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस, वो आ गया हमारे इसके बराबर। तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट आ गया 105 कॉस्ट पर यूनिट। एबनॉर्मल लॉस 105 माइनस 100, ये तो 5 यूनिट्स, तो इसको करेंगे आप मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट पर यूनिट 105, वो करेंगे राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 525। सही है सर, सही है। अब चलें आगे। अब है जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन कंसेप्ट नंबर 12। ठीक है, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, सर जॉइंट कॉस्ट क्या होता है, ये देखिए, ये है जॉइंट कॉस्ट। सपोज 10 लाख। जॉइंट कॉस्ट क्या होता है, जब हम कॉस्ट एक लगाते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए कॉस्ट हमारा एक ही लगता है, प्रोडक्ट्स जो आउटपुट होता है वो 2 प्रोडक्ट्स निकलते हैं, 3 प्रोडक्ट्स निकलते हैं, 4 प्रोडक्ट्स निकलते हैं। जैसे हमने कॉस्ट लगाया पेट्रोल निकालने के लिए, इसमें डीजल निकालने के लिए, केरोसिन निकालने के लिए हमने लगाया जॉइंट कॉस्ट।
10 लैक्स। अब हमारा पेट्रोल एक प्रोडक्ट है, डीजल एक प्रोडक्ट है, कैरोसिन एक प्रोडक्ट है। अब ये 10 लैक्स जो है, हम ये कॉस्ट इन 3 प्रोडक्ट्स पे कैसे एलोकेट करेंगे? इसमें कितना जाएगा 10 लैक्स में से, इसमें कितना जाएगा डीजल, इसमें कितना जाएगा? सही है सर, सही है। तो ये हम कैसे एलोकेट करेंगे ये देखें। हम देखेंगे ये पेट्रोल के हमारे कितने यूनिट्स निकल के आ गए। सपोज 5,000 लीटर्स। डीजल के कितने निकल के आ गए? सपोज 4,000 लीटर्स। कैरोसिन के कितने निकल के आ गए? सपोज 6,000 लीटर्स। ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस क्या है? सपोज 100। इसका सेलिंग प्राइस क्या है? सपोज 50। इसका सेलिंग प्राइस क्या है? सपोज 20। अब सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय करेंगे यूनिट्स, लीटर्स। इसका सेल वैल्यू क्या है? टोटल 5,000 इंटू 100 5 लैक्स, 4,000 इंटू 50 2 लैक्स, 6,000 इंटू 20 1,20,000। ये निकला हमारा सेल वैल्यू। ठीक है, सेल वैल्यू। ये निकला हमारा सेल वैल्यू। क्या हमने किया? यूनिट्स कितने निकले, इसके लीटर्स, इनका सेलिंग प्राइस दिया होगा, उसको करेंगे मल्टीप्लाइड, हमें निकलेगा सेल वैल्यू। तो टोटल इन सब का करेंगे टोटल। ये टोटल हो गया हमारा 8,20,000। ठीक है, अब ये अलग अलग प्रोडक्ट पे कैसे एलोकेट करेंगे, देखें अब कैसे एलोकेट करेंगे। इन सेल वैल्यू को हमने किया टोटल तीनों का 8,20,000। ठीक है, हमारा अब कॉस्ट क्या लगा है? 10 लैक्स। देखिए 10 लैक्स, ये 10 लैक्स जो लगा है ये कितने सेल वैल्यू पे लगा है? डिवाइडेड बाय 8,20,000 पे लगा है। अगर ये 10 लाख 8,20,000 पे लगा है इन तीनों का मिला के, तो इनटू करेंगे 5 लाख पे कितना लगा है प्रोडक्ट ए पेट्रोल, तो जो निकलेगा वो इसका कॉस्ट होगा इस 10 लाख में से। सही है सर, सही है। ऐसे ही 10 लैक्स डिवाइड बाई 8,20,000 मल्टीप्लाइड बाई कितना सेल वैल्यू है दूसरे प्रोडक्ट का? 2 लैक्स। 1,000 times 2 lakh is 20 crore. इज इक्वल टू, ऐसे ही थर्ड में 10 लैक्स डिवाइडेड बाई 8,20,000 इंटू 1,20,000। ये हमारा निकलेगा जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, और ये टोटल आएगा हमारा 10 लैक्स। ठीक है, तो हम क्या जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन में देखेंगे, कितने यूनिट्स निकल के आ गए, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, सेल वैल्यू क्या है, उन सारे प्रोडक्ट्स का सेल वैल्यू को करेंगे टोटल, टोटल कॉस्ट को करेंगे उनसे डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय एक एक प्रोडक्ट का सेल वैल्यू। तो इस तरह से हमारा जॉइंट कॉस्ट एलोकेट होगा। सही है सर, सही है। अब आ जाइए कंसेप्ट पे। इफ ए कॉमन इनपुट कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर मल्टीपल आउटपुट्स in a joint process, then allocation of joint cost will be allocated in the ratio of sales value of each different product, sale value at their separate sales point, sales value at separate point, quantity produced of each output at separate point, मतलब पेट्रोल की कितनी क्वांटिटी, डीजल की कितनी क्वांटिटी, कैरोसिन की कितनी क्वांटिटी, इनटू सेलिंग प्राइस, सेल वैल्यू पर यूनिट। ठीक है, इस सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, एग्जाम्पल पे आए, जॉइंट कॉस्ट 5 लैक्स है, आउटपुट है ए बी सी, 5,000 4,000 6,000, सेलिंग प्राइस इससे मल्टीप्लाइड बाई टोटल सेल वैल्यू लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ए सेलिंग प्राइस 5,000,
तो टोटल सेल वैल्यू इसका 50, इसका ये, इसका 90, टोटल हमारा कितना आया सेल वैल्यू 188। सही है। अब देखो टोटल कॉस्ट क्या है हमारा 5 लैक्स, तो हम करेंगे 5 लैक्स डिवाइडेड बाई ये 188 इंटू इसका 50,000, इसका कॉस्ट ही ऐसे 5 लाख डिवाइड बाई 188 इट दिस ये सेल वैल्यू, इसका कॉस्ट ही इतना, 5 लैक्स डिवाइड बाई 188,000 इंटू 90, इसका कॉस्ट इतना, टोटल कॉस्ट आ गया 5 लैक्स। इसको कहते हैं एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। सही है सर, सही है।